सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर ले। तो पिछली क्लास के अंदर एमएफआई कैलकुलेट कर ली थी हम लोगों ने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की, ठीक है। और उसी पिछली क्लास के अंदर कैलकुलेट हो गई थी क्या नाम है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की। देखो हमारे सिलेबस में टोटल 4 बॉडी है जिनकी आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक आगे जाके सोलेनॉइड और उसके बाद टॉरॉइड। ये 4 की बॉडी है जिनकी एमएफआई कैलकुलेट करनी है। 2 बॉडी की कवर हो गई। फिर इनकी एमएफआई के ऊपर आगे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। जैसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर अपनी फील्ड फैला के बैठा है, उसके अंदर आपने कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करा दिया, बताइए चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी। तो फोर्स का सीधा साधा नियम, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, तो जो आएगा ना फील्ड दूसरे की, वो दूसरा कौन कौन हो सकता है सिलेबस में, लॉन्ग वायर की फील्ड में, सर्कुलर लूप की फील्ड में, सोलेनॉइड की फील्ड में, टॉरॉइड की फील्ड में। इन 4 की फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर कराएगा, ठीक है ना। तो 4 ही बॉडी है जिनकी एमएफआई चाहिए, जिनमें 2 बॉडी हम लोगों ने कवर कर ली। आज की क्लास में हम लोग ना कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के और ये सर्कुलर लूप के। तो ये जाते जाते मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर सर्कुलर लूप की डायरेक्शन देखना बता दिया था एक्सिस के ऊपर। ये कंसेप्ट दिखा दिया था कि जब एक्सिस की बात आती है, सॉरी सर्कुलर लूप की बात आती है, तो फील्ड सिर्फ एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। और उसकी डायरेक्शन देखने के कई अंदाज है, राइट हैंड थंब रूल भी है, ठीक है ना, और स्क्रू रूल के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो हम लोग अपना जो पुराना रूल है वही रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड थंब रूल बेटे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब ये 3 फिगर मैंने आपके सामने बना रखी है, तीनों का एक ही क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नेट एमएफआई एट द पॉइंट ओ। तीनों का एक ही क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। कैलकुलेट द नेट एमएफआई एट द पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर नेट एमएफआई कैलकुलेट करिए। तीनों के अंदर मैंने आपको वो दिखा दिया है, इसका ये यहाँ पर है, इसका ये है और इसका वो ये है। अच्छा इनको ध्यान से देखो, इन दोनों रिंग को। वो वैसे लैंग्वेज में बोलेगा ये कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक जगह है, लेकिन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इनका प्लेन जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो फिगर भी देगा और लैंग्वेज में भी देगा कि 2 रिंग्स आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली एंड देयर प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कंसेंट्रिक है। ये कंसेंट्रिक है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है। बात समझ में आई है। ये जितनी फिगर मैं आपको आज कराऊंगा बेटे, जो एक कल हुई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है। इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में आती रहती है। अगर एक्सिस का डेरिवेशन आया ना एग्जाम में 5 नंबर में, डेरिवेशन एमएफआई ऑन द एक्सिस 5 मार्क्स में, तो ये गारंटी है इनमें से कोई एक फिगर उसके साथ आएगी। तो 3 नंबर का डेरिवेशन और 2 नंबर की ये फिगर है, ये न्यूमेरिकल, जब भी 5 नंबर का टॉपिक बनता है, ठीक है। चालू करते हैं। अब मेरे को ये 2 क्या नाम है बेटे, करंट कैरिंग रिंग दे रखी है, इसमें भी करंट आई दिया हुआ है, इसमें भी आई दिया हुआ है, दोनों का रेडियस मुझे सेम दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियस गिवन है, मुझसे कहता है कि साहब एमएफआई कैलकुलेट करिए सेंटर के ऊपर, ठीक है सर। पहला नियम, ओ सर क्या नाम है, पहला कंसेप्ट, सब डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया था बेटे कि जिधर ये एरो लगा करके दे दे वो हिस्सा हमारी तरफ है, और आपकी सहूलियत के लिए मैं डॉट भी डाल देता हूं, पर एरो से पकड़ना ज्यादा अच्छा है क्योंकि पेपर में एरो ही आनी है बेटे, ठीक है। बोलो सर, इस हिसाब से रखिए। राइट हैंड थंब रूल लगाया, क्या फील्ड ऊपर जाएगी? हाँ सर। तो इसकी वजह से ये मेरी फर्स्ट रिंग है बेटे, ये मेरी सेकंड रिंग है, या फर्स्ट की वजह से जो फील्ड है वो अपवर्ड आएगी, हाँ सर ऊपर की तरफ आएगी। बहुत सही बात है नहीं, ये रिंग इस हिसाब से रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है बेटे, ये रिंग रखी हुई है, करंट इसके अंदर ऐसे जाता है। तो एक तरीका तो एक था राइट हैंड को कर्ल करिए, देखो इसको भी राइट हैंड थंब रूल ही बोलते थे कर्ल करने वाले को, ऐसे ये भी राइट हैंड का थंब रूल है तो राइट हैंड ही था और ये थंब है। लेकिन मैं राइट इसको जानबूझ करके आपके सामने राइट हैंड थंब रूल नाम नहीं ले रहा इसका, तो आप यही घूम जाओगे कि राइट हैंड थंब रूल है कौन सा, तो अपना जो अपना सरकारी है उसी को लीजिए, ठीक है ना। क्या सर कि जिधर ये अपना करंट जाता है ना, ये ऐसे जाता है, तो ये अंगूठा उधर किया, उंगलियों का ऐसे कर्ल कर दिया, तो पॉइंट नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे बीच में हो, फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, बोल सही है ना। तो ये फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, ये मेरे लिए B1 बन गया। अगर सेकंड के हिसाब से देखता हूं तो ये वाला हिस्सा आपकी तरफ है, ये जब ये वाला हिस्सा मेरी तरफ है, लगाना सब नियम, ये ऐसे रखा हुआ है, करंट इसमें ऊपर जाता है, ये लगाया, ये आ गया सर, इस साइड फील्ड आएगी, पॉइंट इधर हो, सेंटर पे हो, इस साइड हो, सभी में फील्ड इसी साइड साइड होगी। तो बोलिए सेकंड की वजह से फील्ड इधर है, बच्चा बोला सर इस साइड है, ये B2 हो गया। आया नहीं आया? आया ना। अब मैंने तेरे सामने ये फॉर्मूले बेटे पहले लिख दिए, वैसे पहचान गए होंगे आप सभी। जनरल फॉर्मूला लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एंड वाला फॉर्मूला, एक्सिस का जनरल फॉर्मूला, रिंग का, सेंटर का, और व्हेन r इक्वल्स टू a वाला, ये वाला सेंटर का फॉर्मूला है। यही सेंटर पे कैलकुलेट है दोनों के, यस सर। तो बोलिए बेटे B1 की वैल्यू क्या बनेगी, B1 की वैल्यू, तो B1 तेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 इंटू a। B2 बोल कितना बनेगा सर, B2 हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2a। सर दोनों फील्ड B1 और B2 बराबर है, मेग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है सर, और दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 है, दो इक्वल वेक्टर 90 के ऊपर मैं डायरेक्ट देता हूं। क्या बी नेट जो है बेटे √2 टाइम्स हो जाएगा एनीवन? यस। तो आंसर आ गया म्यू नॉट I अपॉन में √2a। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, √2 से करेगा √2 नीचे आ जाएगा। आया नहीं आया? बात समझ में आ गई है। दो इक्वल वेक्टर 90, बच्चा बोला रिजल्टेंट कहां है, रिजल्टेंट इनका निकाल दे बेटे, ठीक है। तो नेट जो फील्ड होगी ना बेटे, नेट फील्ड वो कुछ हिसाब से ये है, ये बी नेट है तेरा। बच्चा बोला वेक्टर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन भी लिख करके आऊंगा, मन नहीं मानता इसे, सब डायरेक्शन लिख करके आ जा, इधर का एंगल लिख लेते, d tan बीटा मान के tan बीटा, तो दिस अपॉन में दिस, मतलब B1 अपॉन में B2 दोनों बराबर है, 1 आ जाएगा tan बीटा, तो बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अरे हाँ तो बोल यार, ये आंसर है, मुश्किल था, कुछ भी नहीं था। अभी सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनियो। इसके अंदर बेटे ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो रेडियस जो है, मान लो इसमें तो उन्होंने R दिया था, चलो R ही लिख देता हूं इसको, बिल्कुल ये R है, ये भी डिस्टेंस R है यहां से यहां तक का, और जो इसका रेडियस है ये R/2 आया था, R/2 आया था।
ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है, करंट इसमें आई है, उसमें भी आई है। क्वेश्चन है इस पॉइंट के ऊपर एमएफआई बताइए, इस पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर। पहले तो ये देख कि ओ पॉइंट मुझे दे कहां रखा है। बच्चा बोलता है सर ओ पॉइंट जो है पहली वाली रिंग के हिसाब से देखता हूं, पहली रिंग के, तो इसकी एक्सिस के ऊपर है, इसके ऊपर एक्सिस के, और वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है ये वो वाला स्पेशल केस है जब आर ए के बराबर होता था, मतलब रेडियस और डिस्टेंस के बराबर आता था। याद करें, इसका जो रेडियस और ये वाली दूरी बराबर दे रखी है, साइज में थोड़ा सा ज्यादा लगा, कोई बात नहीं, ये और ये दोनों बिट बराबर है। क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा? हाँ। आज रेडियस ए नहीं दिया है, आर दिया है, तो म्यू नॉट आई 2 की पावर 5/2 इनटू आर ही आएगा। हाँ तो बोल। अच्छा, सेकंड रिंग के हिसाब से देखता हूं, बच्चा वाला सेकंड रिंग का तो सर सेंटर दे रखा है, क्या ये वाला सेंटर वाला भी अप्लाई होगा? हाँ। आया नहीं आया? अब अच्छा डायरेक्शन के ऊपर लगा सब डायरेक्शन, ये रिंग मुझे दे रखी है, ये दे रखी है, ये करंट गया क्या अपवार्ड आएगी? हाँ। इस रिंग के हिसाब से देखता हूं, करंट ये गया क्या अपवार्ड आएगी? अच्छा मैंने तो कर्ल वाली लगा दिया, कर्ल वाला है, चलो कर्ल वाला लगा दो। ऐसे देखोगे ये राइट हैंड ऐसे करंट की तरफ किया तो ये आ गई सब, बोल सही बात है नहीं? ये राइट हैंड है, ये गई अपवार्ड आएगी, बस समझ जाइए। तो क्या दोनों की वजह से जो फील्ड आ रही है, क्या फर्स्ट की वजह से भी अपवार्ड है? हाँ सर। क्या सेकंड की वजह से भी अपवार्ड है? हाँ सर। क्या नेट फील्ड की डायरेक्शन अपवार्ड है? बिल्कुल सही है सर, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बोल व्हाट इज बी नेट? तो बी नेट जो हो जाएगा बेटे वो b1 प्लस में b2 हो जाएगा। b1 ये वाला केस है, ये वाला, मतलब ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन डी 2 की पावर 5/2 इनटू आर। जो डिस्टेंस जो रेडियस है बेटे वो ए के बदले आर दे रखा है, पर आया नहीं आया। और ऊपर सेंटर वाला आ जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इनटू आर, आर की वैल्यू है r/2, आर की वैल्यू क्या है? r/2। जो कॉमन आता है उसे कॉमन निकाल दे, ठीक है। तो तेरे पास जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन में 2 की पावर 5/2, सही है। ये इसे कैंसिल आउट हो गया, प्लस में 1 बचेगा, यही आंसर है। और नेट फील्ड की तरह ये सब अपवार्ड है, आया नहीं आया? बस समझ में आई नहीं? ठीक है। ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, आज तक बोर्ड में नहीं आया है, क्लियर सुन लो। इसके अंदर दोनों रिलेशन अप्लाई करिया, सेंटर वाली भी करिया और एक्सिस के ऊपर भी, और एक्सिस पे भी वो करी है जो r = a वाली कंडीशन थी। कल को इसमें डायरेक्शन बदल देता है, बच्चा बोला सर इसी डायरेक्शन इधर कर दी, तो भाई डायरेक्शन ये करंट बदलेगा तो फील्ड बदल जाएगी, बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा दूंगा, जो बचेगा वो आंसर होगा। हाँ या ना? आजा साहब, क्या कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर है? हाँ, ये तो बहुत आसान है सर, इसमें तो टेंशन नहीं हो, तो बोर्ड के ऊपर ही बने हुए हैं। फर्स्ट मान ले बेटे, अंदर वाली को फर्स्ट मान लेते हैं, बाहर वाले को सेकंड मान लेते हैं। बोल ध्यान से, क्या फर्स्ट की वजह से सेंटर के ऊपर जो फील्ड आती है वो आउटवर्ड आती है? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, फील्ड आउटवर्ड है। सेंटर के ऊपर जो फील्ड आ रही है किधर आ रही है? आउटवर्ड। और बाहर वाले की वजह से किधर आती है? इनवर्ड आती है। एक की आउटवर्ड और एक की इनवर्ड है, बड़े में से छोटा घटा देंगे। बोलिए कितना आंसर? पहले अलग अलग लिख, b1 सेंटर वाला फॉर्मूला, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, फर्स्ट की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है, और ये किधर जनरेट होती है? आउटवर्ड जनरेट होती है। b2 लिख, b2 म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, a कितना है? 3a। ये तेरे पास आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 6a। ये फील्ड किधर जनरेट होती है? इनवर्ड। कौन सी बड़ी है दोनों में से? b1 बड़ी है या b2 बड़ी है? बच्चा बोला सर b1 बड़ी है, साफ दिखाई देता है, बोल सही बात है नहीं? तो बी नेट बोल कितना हो गया? तो बी नेट हो गया बेटे b1 माइनस में b2, जो कॉमन आता है कॉमन कर दे, म्यू नॉट आई अपॉन में a कॉमन हो गया, ठीक है। ये हो गया 1/2 माइनस ऑफ 1/6, एलसीएम लेगा 6, ठीक है ना। तो ये तेरे पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में a, एलसीएम लिया हो गया, ये आ गया 6, ठीक है। ये 3 माइनस 1 1/3, ठीक है। तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 3a। और ये नेट फील्ड की तरह आएगी, जो बड़ी है आउटवर्ड है, आउटवर्ड है नेट फील्ड। पर आया नहीं आया? कुछ नहीं है साहब, एक तो रिलेशन बिल्कुल क्लियर दिमाग में बसी, बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए। ये रिंग की है, ये लॉन्ग स्टेट वाली। अभी इसमें सभी रिंग रिंग वाले कंसेप्ट है, लॉन्ग स्टेट अभी आए नहीं। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? स्क्रीन को रोको, आराम से दोबारा समझो क्वेश्चन को डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन आपकी मर्जी है, कर्ल वाला अप्लाई कर दो अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो राइट हैंड थंब रूल का वैसे अप्लाई करो जैसे हम लोग अप्लाई करते आ रहे पहले से। ये था सब अपवर्ड, ये था अपवर्ड, ये था इसकी आउटवर्ड, ये था इनवर्ड। बात समझ में आई है? लेकिन रिंग के लिए राइट, इसको ना ज्यादा राइट हैंड थंब रूल को ज्यादातर बच्चे से भी यूज करते हैं, जो मैं आपको कर लो, जिधर करंट चलता है ना उधर उंगलियों कर्ल कर लो, जिधर उठा उधर फील्ड। ये भी राइट हैंड थंब रूल ही कहलाता है, क्योंकि राइट हैंड का तो थंब है सभी। लेकिन जिसको राइट हैंड थंब रूल बच्चे ज्यादा बोलते हैं वो वही है जो पहले वाला है। उस रूल के अंदर अंगूठा करंट की तरफ जाता है, उंगलियां जो कर्ल हो रही है वो फील्ड की डायरेक्शन देती हैं, और आप उसी को अप्लाई करो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगे, रोक इसको फटाफट नोट कर। आ जा बेटे, नेक्स्ट देख, ये दो फिगर। क्वेश्चन वही है कि कैलकुलेट एमएफआई एट द पॉइंट को, सही वही है। इस पॉइंट के ऊपर कहता है एमएफआई बताओ, दो रिंग मुझे दे रखी है, रेडियस ए है, डिस्टेंस आपकी बात ध्यान से देख, एक्स दे रखा है मेरे, पॉइंट तो एक्सिस के ऊपर ही है, इसकी भी एक्सिस है और इसकी भी एक्सिस है, लेकिन अपने पास जो डिस्टेंस है वो एक्स दिया हुआ है। बच्चा बोला सर ये तो जनरल केस है। ये कौन सा केस है? जनरल। जब रेडियस ए होता था और एक्सिस के ऊपर दूरी क्या होती थी? एक्स। आजा सब, इसकी वजह से एमएफआई बोल, रिंग बेटे इस हिसाब से खड़ी हुई है, ऐसे आपसे ये वाला हिस्सा आपकी तरफ है, करंट ऊपर जाता है, क्या फील्ड जो बन इधर पॉइंट है क्या इसी साइड आएगी? हाँ सर। तो इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड आई वो इस साइड होगी, ये हो गया b1, बोल सही है। ये वाला हिस्सा आपकी तरफ है साहब, ये वाला हिस्सा आपकी तरफ है,
बोल सही है। जब राइट हैंड थंब रूल लगाएगा क्या फील्ड अगेंस्ट साइड आएगी, पॉइंट इधर हो चाहे इधर हो, फील्ड इधर ही आनी है। तो क्या B2 की वैल्यू भी इसी साइड? हाँ सर, B2 की डायरेक्शन इसी साइड है। बोल बात समझ में आती है? मुझसे कहता B नेट बताओ, तो B नेट बेटे पहले तो B1 लिखा हुआ कितना, तो बच्चा बोला सर B1 जनरल केस हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या B2 भी सेम यही होगा? हाँ सर बिल्कुल यही होगा। तो बोल B नेट कितना हो गया? सर B नेट हो जाएगा B1 प्लस में B2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैं हम यहाँ लिख रहे हैं बेटे, डायरेक्शन फिगर में दिखाई जाती है। तो बोलिए B1 सर ट्वाइस कर दो, इसमें क्या है, जैसे तो ट्वाइस करेंगे 2 से 2 कर जाएगा। चलो मैं पूरे लिख 2 इंटू में ये वैल्यू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आंसर है। जो कटा उसे काट देना, जो बचेगा वो अपना है सर। आया नहीं आया, ये आंसर है। हाँ डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो जैसे इसी में समझना, इसी फिगर के अंदर ये कर देता बेटे, इस फिगर के अंदर ये वाली डायरेक्शन तो चलो यही है, इधर ही ले लेते हैं, इस वाली डायरेक्शन को रिवर्स कर देता, ये वाला हिस्सा दे देता आपकी तरफ, और पॉइंट यही है। अब बोलना सर इसकी वजह से देखूंगा तो B1 की डायरेक्शन ये आएगी, ये B1 की डायरेक्शन, इसकी वजह से देखूंगा तो B2 की डायरेक्शन ये आ जाएगी। ये 1 था मेरा, ये 2 है। क्या साहब अब की बार अपोजिट है? हाँ, नेट आंसर 0, नेट आंसर 0। तो आपने इस क्वेश्चन को 2 बार करोगे, एक बार ये क्वेश्चन बना के ये आंसर, फिर अगली फिगर के अंदर ये वाला करंट जो है पलट के यहाँ ले लेना, और ये हिसाब की तरफ हो जाएगा, और उसका नेट आंसर 0। ठीक है बेटे, B1 इधर होगा, B2 इधर होगा, बड़े में से छोटा घटा देना, B2 माइनस B1 कर देना, आंसर आ जाएगा। बच्चा बोला बड़ा थोड़ी बराबर थे, वो ये घटा देना, ठीक है। लेकिन जब बात आती है माइनस की, तो हम इस साइड वाले को आगे लिख करके इधर को घटा देते हैं। नेक्स्ट वाला सर कहता है MFI कैलकुलेट करिए सेंटर O के ऊपर। ये आर्क गिवन है बेटे, ये आर्क है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, दिस आर्क ऑफ लेंथ L। आपको इसकी लेंथ L गिवन कर रखी है, ध्यान रखना। हम लोगों ने जो MFI कैलकुलेट करी थी सेंटर के ऊपर, वो पूरे रिंग की वजह से करी थी, जिसका आंसर ये आया था। 2 नंबर में अलग से करी थी ना, एक्सिस वाले डेविएशन के बाद, और सेंटर वाला डेविएशन किया था, वो पूरी रिंग थी। अब ये रिंग पूरी नहीं, सब कुछ पोर्शन दिया, एक आर्क दिया हुआ है, और कहता है जो इस आर्क का सेंटर है उसके ऊपर MFI निकालिए। तो आर्क अगर सर्कल में से कटा है तो सेंटर यहीं होगा। मैं एक बार जानता हूं कि इसलिए तो सब बायो सावर्ट लॉ लगाना है। बायो सावर्ट लॉ कहता है कि सबसे पहले जो वायर मुझे गिवन है उसके ऊपर एक एलिमेंट लो, कहीं पर भी एलिमेंट ले लो बेटे, ठीक है। मैं यहीं पर एलिमेंट ले लेता हूं, ये रहा एलिमेंट, या आइडियल की ये डायरेक्शन है, बिल्कुल से चाहिए, इसको मिलाता हूं, ये चीज मेरे लिए बन जाती है आर, जो कि यहाँ पे ए गिवन है। आइडियल और आर के बीच का एंगल मुझे यहाँ पर 90 दे रखा है। तो जब बेटे तू यहाँ पे डीबी की वैल्यू लिखेगा तो ये हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL sin 90 बाई ए का स्क्वायर। और जो दूरी होती थी वो यहाँ पे क्या है, ए है, तो अपॉन में ए का स्क्वायर, ठीक है। sin 90 1, तो ये तेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL अपॉन में ए का स्क्वायर। बच्चा बोला सर मुझे बी चाहिए, तो सब इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट करूंगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन डीएल का, इंटीग्रेशन डीएल का। क्या बात समझ में आती है? डीएल का इंटीग्रेशन एल होना है क्योंकि बेटे लेंथ गिवन है, ठीक है। तो ये तेरे पास आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर इनटू एल, ये आंसर है। तो बोल यार, बस कल वाली उसमें डेरिवेशन के अंदर लेंथ डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई ए बना था, यहाँ पे जब तूने 2 पाई ए रखा था, काट के देख ले, यही आंसर आ रहा है। बात समझ में आई है? ठीक है। इसमें क्या है, तो मैं चल यहाँ भी लिख देता हूँ। अगर आर्क की बात आती है ना बेटे, आर्क की, तो आर्क का फॉर्मूला फील्ड का होता है म्यू नॉट आई एल अपॉन में 4 पाई ए का स्क्वायर। एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ये आर्क वाला कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ना बेटे इस आर्क वाले कंसेप्ट को घुमाता है, ध्यान सुनियो। वो करता क्या है कि जैसे आर्क की लेंथ ना दे करके ना आपको ये एंगल दे देता है, मान लो एंगल अल्फा दे दिया, तो ये वाला एंगल पकड़ा देता है, ये कह देता है इस आर्क की वजह से MFI बताओ, एंगल अल्फा दे रखा है सेंटर के ऊपर। अल्फा की कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, 60 90 120 कुछ भी वैल्यू दे सकता है। बच्चा बोला पूरा लेंथ गिवन नहीं, लेंथ गिवन नहीं, सब एंगल दे दिया, कोई बात नहीं। अगर एंगल दे दिया इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर, क्या कि बी की वैल्यू तेरे पास ये थी बेटे, तो ये थी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए का स्क्वायर। और आर्क क्या होता है? आर्क होता है एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना है? अल्फा, और रेडियस कितना है? ए। ध्यान से देख क्या बचा आंसर मेरे पास आया, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इनटू अल्फा, ये आंसर है साहब। ये देख मैंने जानबूझ करके बेटे 2 बार ऐसे लिखा है आर का कंसेप्ट। एक बार तो मैंने लिख लिया म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन में 4 पाई ए, किसके टर्म्स में? एंगल के, और एक बार लिख लिया लेंथ के टर्म्स में। ये जनरल हो गया, जनरल। अब जैसे तू कल वाला डेरिवेशन करता, अल्फा की वैल्यू तेरे को 2 पाई दे देता है, 360 दे देता है, पूरी रिंग की थी, तो अल्फा 360 हुआ, 360 मतलब 2 पाई, यहाँ पे तू 2 पाई रख, जैसे यहाँ पे 2 पाई रखेगा बेटे, सही है ना, तो सॉरी यहाँ पे क्या रखा अल्फा 2 पाई, तो 2 पाई इसको काटेगा 2 बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2, यही आंसर आ गया। हाँ तो बोल यार। अब मैं तुझे यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, बात को पकड़ पाए मजा आ जाएगा। जब पूरी रिंग की आंसर था, ठीक है साहब, अगर आधी रिंग होती तो जिसे सेमी सर्कल कहते हैं, तो सर यहाँ पाई आ जाता, क्या जाता पाई, पाई से पाई कट जाता, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आंसर आता, म्यू नॉट आई अपॉन में 4। तो सोच के बता कि पूरी रिंग का आंसर था सेंटर के ऊपर म्यू नॉट आई अपॉन में 2, रिंग आधी हुई तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4, क्या आंसर याद हो गया? हाँ, अपॉन में 2 आया था, अपॉन में 4 हो गया, अपॉन में 2 के बदले 4 आ गया। तो जो रिंग पूरी रिंग थी, जो आंसर था, रिंग को आधा करते आंसर भी आधा हो जाता है। बच्चा बोले 1/4 करूंगा, रखिए आप 1/4 आंसर आएगा। मेरा आपसे कहने का मतलब है रिंग का बहुत प्यारा कंसेप्ट है बेटे, जितना पोर्शन बचता है उसी फ्रैक्शन के अंदर आंसर बचता है। पूरी रिंग का ये आंसर है, सेंटर के ऊपर आधी रिंग आधा कर दियो, एक रिंग एक कर दियो, 1/4 कर दियो, 1/6 कर दियो, 1/6 कर दियो। ये एंगल का खेल है जो एंगल देगा यहाँ,
यहाँ एंगल 90 दे दिया, 1/4 हिस्सा है, 1/4 कर दे। यहाँ 60 दे दिया, पूरे एंगल का 1/6 है, 1/6 आंसर कर दे। राय नहीं आया? बस वजह इस क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ ये था कि रिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि रिंग पूरी आ जाए अच्छी बात है, रिंग आधी आ जाए आधा आंसर, चौथाई आ जाए चौथाई आंसर, खत्म। अलग से डेरिवेशन नहीं करना उसका कि वो आधा रिंग देगा तुम दोबारा से डेरिवेशन करो, आठ का लोग लाना करो, ढिमका नहीं। एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठा, कहानी खत्म। राय नहीं आया? रोक इसको फटाफट लिख बेटे से। आ जाओ बेटे। अब ये जो क्वेश्चन है तीनों, अब ध्यान से देख, इसके अंदर रिंग का कंसेप्ट और लॉन्ग स्ट्रेट वायर दोनों आने लगे, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करके चलाते हैं, देख बेटे। क्वेश्चन कहता है साहब एमएफआई कैलकुलेट करिए ओ के ऊपर, पॉइंट ऊपर, ठीक है सर। पहले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे यही है, पहला सवाल, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख बेटे, इसके अंदर 3 वायर दे रखे हैं मेरे को, बच्चा बोला 3, हाँ देखो वायर तो एक ही है जिसकी फॉर्मेट ये है, लेकिन हमारी ये 3 है। एक वायर तो ये है जो इन्फिनिटी से आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेमी सर्कुलर वायर, और फिर यहाँ से एक वायर ये है जो स्ट्रेट वायर है जो फिर इन्फिनिटी के लिए गया है। मतलब मैं फिगर के अंदर अपनी सहूलियत के लिए इसमें 3 वायर देता हूँ, वायर 1, वायर 2 और ये वायर 3 वायर है, हाँ सर। अब तो तीनों की वजह से ध्यान से देख बेटा, पहले तो पॉइंट ओ को देख है कहां पर, पॉइंट ओ को देखता हूं तो पहली वायर की एक्सिस के ऊपर है, पॉइंट ओ पहली वायर की एक्सिस पे है। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड पहली वायर पर जो फील्ड होगी वो 0 होगी, फील्ड टू फर्स्ट वायर। बच्चा बोला 0, हाँ भाई बायो-सावर्ट लॉ की स्पेशलिस्ट इसमें वो क्या नाम है, स्पेशल केस था ना एप्लीकेशन, ये एक्सिस के ऊपर एमएफआई हमेशा 0 होती है, हाँ सर। तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगी, या 3 की वजह से कोई फील्ड होगी, नहीं होगी सर, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसकी एक्सिस पे आ जाता है। अब साहब रह गया सेकंड वायर की वजह से बोल सर ये सेमी सर्कल है। अगर ये पूरा होता, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ बेटे, अगर पूरी रिंग होती तो ये आंसर होता, आज रिंग आधी है तो आंसर आधा हो जाएगा, खत्म। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे पाई दे रखा था, पाई होते पाई से पाई चला जाता, ये आंसर आता। बच्चा बोलता मैं तो लेंथ से करूंगा, लेंथ देख आर कितनी रहेगी, पाई ए आता है ना, यहाँ पे रख पाई इंटू ए, पाई से पाई चला जाएगा, एक ए से ए गया, वही आंसर आना है। अरे हाँ तो बोल यार, मैं ऐसे बोल देता हूँ, स्कोरिंग पूरी होती तो ये आंसर होता, आधी है तो आधी आंसर। अब बता बी नेट कितना हो गया सर, तीनों को जोड़ दो सर, वो 0 0 है तो आंसर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4a, और ये किधर आएगा, इनवर्ड है, चेक कर ले राइट हैंड रूल से, इनवर्ड आंसर है। हाँ तो बोल यार, बस समझ में आ गई। इधर ये क्वेश्चन क्या है बेटे, कि सेमी सर्कल को क्या नाम है, एक सर्कल दे रखा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ये रियलिटी में बताओ क्या कहानी होती है, ये वायर है सीधा, फिर इस वायर को ये ऐसे ऊपर की तरफ बेंड कर देते हैं, फिर ये वायर घूम कर के आता है इस हिसाब से, और फिर ये सीधा निकल जाता है ऐसे, ये है एक्चुअल में। लेकिन हमें मतलब नहीं, हमें तो ऐसा दिखाई देता है जैसे एक सर्कल है ये, ठीक है, और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये पॉइंट है। अब ध्यान से देख, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से एक की दूरी पर फील्ड पूछी हुई है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, डॉट डॉट डाल रखा है। इस वायर को मैं फर्स्ट वायर कह देता हूँ, इसको मैं सेकंड वायर कह देता हूँ, बोल सही है, लगा राइट हैंड थंब रूल। सर फर्स्ट की वजह से अप्लाई करता हूँ, इस इधर ऐसे अप्लाई, इधर फील्ड पॉइंट उधर है तो आउटवर्ड आ जाएगी, और सेकंड की वजह से भी देखता हूँ तो आउटवर्ड ही आती है। फर्स्ट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का आंसर होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर का ये वाला, एक ही दूरी पर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई है। जो दूसरा है वो सर्कल है, सर्कल के सेंटर का आंसर ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 है। दोनों की वजह से जो फील्ड है आउटवर्ड है, दैट्स व्हाई जो बी नेट बचेगा बेटे वो b1 प्लस में b2 होगा, जो कॉमन आता है उसे कॉमन कर दे, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a कॉमन हो गया, 1 अपॉन में पाई प्लस में 1, ये आंसर बचा, आंसर आया आउटवर्ड। अरे हाँ तो बोल यार, आंसर आया आउटवर्ड, खत्म। बात समझ में आई है? यहाँ पर आ जैसा क्या वापस 3 वायर दिखाई देते हैं, बिल्कुल देते हैं सर, एक ये लॉन्ग वायर ऐसा दिखाई देता है, एक सर्कुलर रिंग दिखाई देती है, और एक ये। तो वापस ध्यान से देख, जो ये वाला वायर मुझे गिवन है कुछ ऐसे दे रखा है बेटे कि पॉइंट ओ जो है वो सी एक्सिस पे लाई करता है, इस वायर की एक्सिस पे आ गया ना ये, तो इसका मतलब पहला वायर जब फील्ड जनरेट नहीं करेगा, ऐसे ही तीसरा वायर भी जनरेट नहीं करेगा। ये वायर है और इस वायर की एक्सिस के ऊपर ही वो है, ये रीजन समझ में आ रहा है, ऑन एक्सिस, एक्सिस के ऊपर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, रहेगा तीसरा। ओ सर दूसरा क्या है सर, दूसरा जो है रिंग है, क्या पूरी रिंग है, नहीं सर, 3/4 है, 1/4 तो गायब है। अगर ये रिंग पूरी होती तो आंसर होता बेटे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 है, आज ये 1/4 गायब है, 3/4 है, मतलब 3/4 पोर्शन बचा हुआ है, तो 3/4 से मल्टीप्लाई। अरे हाँ तो बोल यार, एक तरीका ये है कि यहाँ पे एंगल पुट करूँ, यार नहीं साहब, ये सीधा याद रखो, जितना बचा है जितनी रिंग है उतना ही आंसर होता है। पूरी होती तो ये आंसर होता 3/4 है, 3/4 कर दिया, बोल कितना आंसर हो गया, ये आंसर हो गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8a। मुझसे कहता है नेट फील्ड बताइए, बी नेट, तो बी नेट क्या तीनों फील्ड का सम होनी है, हाँ सर, b1 प्लस में b2 प्लस में b3, वो तो 0 है साहब, आंसर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8a, और किधर आएगा, इनवर्ड, फील्ड सर्कल इनवर्ड आ रही है। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई? तीनों क्वेश्चन के अंदर दोनों कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला भी और रिंग वाला भी, ठीक है बेटे, फटाफट लिख। आ जा बेटे नेक्स्ट देख, इधर देख, पहले इस क्वेश्चन को देख, लॉन्ग स्ट्रेट वायर और सर्कुलर रिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, बेस्ट कैसे कहते हैं। मुझे बेटे पहली बार तो जब आप फिगर बनाओ ना उसमें कॉपी के अंदर, तो ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, उसका ये हिस्सा गायब है, 1/4 पोर्शन गायब है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ से भी आ रही है कि 1/4 गायब है, और फिर ये वाला वायर ये कर दिया, ये वाला सीधा, मतलब ये है कि एक वायर को उन्होंने कुछ ऐसे बैंड करके ले जा रखा है। मुझसे कहता है ओ पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट कर, मैं अपनी सहूलियत के लिए इस वायर को बेटे 3 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वायर की नेमिंग फर्स्ट कर देता हूँ, ये सेकंड वायर है और ये थर्ड हो गया, सही है ना। ये 3 इसलिए तोड़े जाते हैं बेटे जैसे कि फॉर्मूले जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो अलग अलग अप्लाई हो जाए, देन ऐड कर देंगे। बोलिए साहब, पहले वायर की वजह से, बच्चा बोला सर पहले वायर को आप ध्यान से देखो, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है,
तो इधर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लॉन्ग होगी, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर वो एमएफआई पूछता है वो इसके एक एंड के ऊपर लाई करता है, वन एंड के ऊपर, और वन एंड का आंसर ये होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। ये कौन सा आंसर है? ये वो आंसर है जो एमएफआई वन एंड पर कैलकुलेट करी गई थी। और हाँ तो बोल यार बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब सेकंड की वजह से आ जाओ। जो सेकंड है सर V2 है, वो एक जो पूरी रिंग नहीं है, उसका 3/4 पोर्शन है, 3/4 है। अगर रिंग पूरी होती तो आंसर होता म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, लेकिन ये पूरी नहीं है, ये 3/4 है, तो आंसर क्लियर। अब आ जाए तीसरा वायर। बच्चा बोल रहा है तीसरे वायर को ध्यान से देखो, जिस वायर की वजह से आप एमएफआई चाहते हो, ये पॉइंट हो, उसकी एक्सिस पर ही आ रहा है, एक्सिस के ऊपर आंसर 0 होता है। रीजन समझ में आ गया? कौन सा एक्सिस आता है? बोल बात समझ में आई? अब डायरेक्शन चेक कर ले एक बार। सर इसकी वजह से जब राइट हैंड थंब लगाता हूं तो फील्ड इनवर्ड जाती है, तो इस वायर की वजह से फील्ड इनवर्ड है, या इसकी वजह से भी इनवर्ड है? हाँ, जब दोनों की वजह से इनवर्ड है तो बोल डी नेट की वैल्यू क्या हो गई? तो बी नेट की वैल्यू हो गई b1 प्लस में b2, b1 प्लस में b2। और जब b1 प्लस में b2 करोगे जो आंसर तेरे पास आ जाएगा कि म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a प्लस ये हो जाएगा बेटे 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8a। अरे हाँ, तो वो जो कॉमन आएगा कॉमन निकाल देना, जो बचेगा वो अपना है साहब। वो आंसर आया नहीं आया? अब इसके अंदर आ जा। जब आप इस फिगर को बनाओ ना कॉपी के अंदर, तो आपको ये है क्या, ध्यान से देखना बेटे। ये पूरा सर्कल था, उसका ये 1/4 गायब है, यहाँ से 1/4 गायब कर दिया, और ये वायर ऐसे कनेक्ट है। कहने का ये वायर ऐसे आया है, ऐसे करके जो निकाला है, ये सर्कल का 1/4 है। ये फिगर को थोड़ा ढंग से बनाना, ठीक है। और ये भी 1/4 है सर्कल का, ठीक। अब इसके अंदर वायर बेटे काफी ज्यादा हो जाएंगे। कैसे देख, एक तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ये फर्स्ट वायर हो गया मेरा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड पोर्शन हो गया। इसको ले लेता हूँ 4, इस पोर्शन को ले लेता हूँ 5, और इसको ले लेता हूँ 6। मतलब ये जो सिस्टम था, ये मैंने 6 वायर के अंदर तोड़ लिया, ठीक है। अब एक तरफ से चालू कर, बोल फर्स्ट वायर की वजह से फील्ड, बोला आंसर 0, क्यों? एक्सिस के ऊपर है। देखिए वो पॉइंट जहां पे वो एमएफआई चाहता है, वो इस वायर की एक्सिस से खत्म हो गया साहब। इन द सेम पैटर्न ध्यान से देख, 3 की वजह से भी 0 है। ये तीसरा वायर है, क्या इसकी भी एक्सिस आ रही है? हाँ सर, ठीक है, एक्सिस है बेटे। तीसरी वायर की क्या है? एक्सिस है। क्या नेट आंसर 0, खत्म। तो ये दो तो खत्म हो गए। अब रह गया ये वाला वायर जो सेकंड है। सेकंड जो है सर सर्कल का 1/4 है, तो जो b2 की वैल्यू है, अगर सर्कल पूरा होता है ये, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आंसर होता। ये 1/4 है, तो 1/4 हो गया। डायरेक्शन भी साथ साथ बताता सर, इनवर्ट डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट है। ये वाला वायर पूरा हुआ। अब 4 पे आ जा। जब b4 निकालता हूं, b4 सर जिस पॉइंट के ऊपर आप चाहते हो ना, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और ये उसके एक एंड के ऊपर लाई कर रहा है, वन एंड के ऊपर, वो सही है। और वन एंड का आंसर ये है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, तो ये आंसर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। सही है सब, वो सही है। अब आ जाओ 5 की वजह से b5। सर b5 तो वही हो गया, अगर ये पूरा होता तो आंसर होता म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये 1/4 पोर्शन है, 1/4। डायरेक्शन जरूर देखिए बेटा, ये करंट ऐसे आया है ना, ऐसे होकर के निकला है। डायरेक्शन देख सर, इसकी वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड आती है, इससे इनवर्ड, वो सॉरी इससे आउटवर्ड, और इससे क्या है? इनवर्ड, इसकी वजह से, तो डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। अब जो 6 वायर है b6, इसकी वजह से ध्यान बच्चा बोला सर ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और जिस पॉइंट के ऊपर आप एमएफआई चाहते हो वो इस वायर के वन एंड पर लाई करता है, एक एंड पर, एक तरफ इनफाइनाइट। हाँ, तो इसका आंसर भी यही होगा, क्या म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई है। यस। अब ये 6 फील्ड आ गई सब। अब ध्यान से देख, जब तुमको ऐड करेगा ना बेटे, तो देख कि जो b5 और b2 है वो अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। हाँ, b2 और b5 इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, हेंस कैंसिल ईच अदर, हेंस कैंसिल ईच अदर। b1 b3 पहले खत्म हो गई, नेट बची ये, तो b नेट जो आएगा ना बेटे तेरे पास, वो आएगा b4 प्लस में b6। अच्छा, ये प्लस में क्यों आया? डायरेक्शन देखियो, इसकी वजह से डायरेक्शन देखूंगा आउटवर्ड है, और इसी वजह से भी आउटवर्ड आती है, तो दोनों की आउटवर्ड है, इसलिए आंसर ये है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसका ट्वाइस, तो 2 इंटू में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ये आंसर आया। क्लियर है? b2 और b5 क्यों गायब हो गए? ये सेम मैग्नीट्यूड लाए थे, अपोजिट डायरेक्शन ले आए, एक इनवर्ड लाता है, एक आउटवर्ड लाता है, दैट्स व्हाई कैंसिल ईच अदर। और आया नहीं आया? डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना बेटे कि ये 1/4 पोर्शन दिखना चाहिए, तो आप अगर पेंसिल से बनाते हो तो पूरा सर्कल बनाओ, उस सर्कल में से ये मिटा देना, और फिर ये वायर बना देना, ठीक है। रोक स्क्रीन को, नोट कर। आ जाओ बेटे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। बच्चा बोला सर ये तो फिगर दोनों एक जैसी है, ये फिगर एक जैसी है, लेकिन दो तरीके से सॉल्व होंगे बेटे, ठीक है। ये ना अगर आप हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सीबीएसई के लिए बेसिक ना हो, लेकिन हरियाणा बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन लिख, कैलकुलेट द एमएफआई एट द सेंटर हो, कैलकुलेट द एमएफआई एट द सेंटर हो ड्यू टू सर्कुलर रिंग ओनली, ड्यू टू सर्कुलर रिंग ओनली, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना सर्कुलर रिंग ओनली, क्योंकि आपके मन में जो कनेक्टिंग वायर मैंने बना दिया है, सही ना, इसके लेकर के मन में ख्याल आ सकता है, तो पेपर में सिर्फ सर्कुलर रिंग से पूछा जाता है, ये तो कनेक्टिंग वायर है बेटे, इसी वजह से नहीं। जो वायर मेन है यहाँ पे वो ये सर्कुलर है, ये है। कह रहा है सेंटर के ऊपर फील्ड बताओ। एक बच्चा तो बोला सर ये तो पहले दिन मुझे याद है, आपने बताया था, सर्कल के अंदर एक तार करंट लाता हूं, दूसरा निकाल ले जाता हूं, सेंटर के ऊपर आंसर 0 होगा। एक एंटर कराता वो निकाल लेता है, सेंटर पर आंसर 0 होगा, सर्कुलर वायर की वजह से। किसकी? सर्कुलर। फिर भी कहते नहीं सर सॉल्व करके दिखाओ, आज सॉल्व कर देते साहब। ये किधर बैटरी ने करंट छोड़ा, यहाँ से गया, 2 रास्ते रहे, एक रास्ता ये। आप बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना, सोच के और समझ के कि जो करंट यहाँ से गया है क्या वो आधा आधा बटेगा या रेशो बटेगा? रेशो में, क्योंकि साफ दिखाई देता है कि बेटे ये 1/4 पोर्शन है, ये 1/4 पोर्शन है, 1/4। ये कैसा पोर्शन है? ये 1/4 है, ये 3/4 है, ये 1/4 है, ये 3/4, ये 1/4, ये 3/4। क्या रेजिस्टेंस 3:1 में है? हाँ सर 3:1 में है।
क्या करंट 1:3 हो जाएगा? आंसर करंट 1:3 हो जाएगा। तो मैं जब करंट को डिवाइड करूंगा तो इधर x ले लेता हूं तो साथ इधर 3x ले लेता हूं। क्या ये बात समझ में आती है? ये खेल बस करंट बांट देगा, इससे करंट से बांटा, कहानी खत्म हुई। दोबारा सुन, जब करंट यहां से गया तो बेटे जो दो वायर थे, एक ये था और एक ये वायर था, वो साफ दिखाई देता है कि इसके रेस्पेक्ट में 3 गुना है, वो 3 गुना तार है। 3 गुना होने का मतलब 3 गुना रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो 3:1 का है। तो जो करंट डिवाइड होगा 1:3 में डिवाइड होगा। मैंने अपनी सहूलियत के लिए करंट पीछे से 4x मान लिया। बच्चा बोला ना मैं तो x मानूंगा, मैं तो i मानूंगा, तो साहब फ्रैक्शन में लिखता जाइए। इसको क्या लिखेगा? इसको लिखेगा i/4। इसको क्या लिखेगा? 3i/4। मैं क्यों फ्रैक्शन में पढ़ूं यार चक्कर में? उसे दिया पीछे से करंट, नहीं अपनी सहूलियत के हिसाब से बांटा। बोल सही बात है, बोल। ये मैंने पहला वायर मान लिया बेटे, ये मेरा दूसरा वायर हो गया। पहले की वजह से फील्ड वोल्ट सर आउटवर्ड है, दूसरे की वजह से फील्ड वोल्ट सर इनवर्ड है। तो b1 की वैल्यू लिख, b1 सर ये इतना हिस्सा है। अगर ये सर पूरी रिंग होती तो आंसर होता म्यू नॉट i अपॉन में 2a। पूरी होती तो म्यू नॉट x अपॉन में 2a आंसर होता। लेकिन सर ये पूरी रिंग नहीं है, ये 3/4 हिस्सा है, 3/4 है। ये बिल्कुल सच्चा है सर। करंट उसके अंदर x है, रेडियस उसका a गिवन है, दूरी क्या है? a हो गई रेडियस, करंट कितना x है और 3 बाय तो 3/4। ठीक है सर। b2 आ जा, डायरेक्शन किधर है इसकी? डायरेक्शन आउटवर्ड है। b2 आ जा सर। अगर b2 वाली ये वाली पूरी रिंग होती तो करंट इसमें 3x है। अगर पूरी रिंग होती तो आंसर होता म्यू नॉट i अपॉन में 2a। लेकिन सर ये पूरी नहीं है, ये 1/4 हिस्सा है, तो दैट्स व्हाई ये आंसर हो गया। ये इनवर्ड आंसर है। बच्चा बोला बड़े में से छोटा घटा दो, तो b नेट हो गया बड़े में से छोटा। बड़ा कौन सा है? सर ये तो दोनों बराबर है, तो आउटवर्ड में से इनवर्ड घटा दो। ठीक है, तो b2 माइनस या b2 माइनस b1 लिखो, एक ही बात है। 0 आया सब 0। अब हाँ तो बोल, बात समझ में आ गई? खेल किसका था? खेल था करंट का। अगर जो बच्चा जल्दी जल्दी में बैठे यहाँ आधा करंट ले लेता, खत्म क्वेश्चन में। बोल, बात समझ में आई? ठीक है। अब यही क्वेश्चन ये है, ये बेटे मैं इसलिए करा रहा हूँ, कल को जरूरी नहीं है कि वो एंगल दे दे 90 का दिखाई देगा। वो इसने दिया था 90 का हिसाब से तो रेशो बढ़ गया, कल को एंगल ना दे और जनरल लिख दे। ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे दे दिया ये, चलो इसको हटा देता हूँ, डॉट 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 कर दिया ना, ऐसे दे देता। ठीक है, अब निकाल दो साहब, सब लगा, अब निकालो। चलो अब ये जनरल बना दिया ना, ये एंगल दिया ना ये दिया। वो सही बात है नहीं? अब तो रेशो नहीं बढ़ेगा, तो क्वेश्चन को जनरलाइज कैसे जनरल कैसे करते हैं? तो कोई बात नहीं सर, ये तो कंफर्म है यहाँ से करंट बढ़ेगा। हाँ सर, इसमें कुछ अलग करंट जाएगा और इसमें अलग जाएगा। इस वाले करंट को मैं x मान लेता हूँ, इस करंट को मैं y मान लेता हूँ, जनरल ले लिया। अब ध्यान से देखियो, ये जो आर्क है ऊपर वाला, ये जो आर्क है, इसकी लेंथ को मैं L1 मान लेता हूँ बेटे, लेंथ, और इस वाली लेंथ को मैं मान लेता हूँ L2। इस आर्क की लेंथ को क्या मान लिया? L2, और उसकी लेंथ को क्या मान लिया? L1। यही बात समझ में आ गई? हाँ सर, वो सही है। ठीक है, अब तू L1 लेंथ की वजह से बोल, इस लेंथ की वजह से फील्ड बोल। सर ये तो इनवर्ड आएगी, और इस लेंथ की वजह से जो फील्ड आएगी वो आउटवर्ड आएगी। अब लेंथ वाला फॉर्मूला मैंने मिटाया नहीं लिखा हुआ अभी तक। बोलिए साहब, तो सर जब b1 की वैल्यू आप लिखोगे, b1 की वैल्यू, तो b1 हो जाएगी म्यू नॉट i, i है x, लेंथ मैंने ले रखी है L1 अपॉन में 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस यही है। b2 की वैल्यू बोल कितनी होगी? सर b2 हो जाएगा म्यू नॉट i, i है y, लेंथ है L2, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई a का स्क्वायर। ठीक है सर, आपको b नेट चाहिए। हाँ सर, b नेट चाहिए, बड़े में से छोटा घटा दो, कौन सा बड़ा है अब ये पता नहीं है, कोई एक माइनस कर ले, तो मैं b1 माइनस b2 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई a का स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा xL1 माइनस ऑफ yL2, ये आंसर रहेगा, xL1 माइनस ऑफ yL2। अरे हाँ तो बोल यार, ये आंसर निकल गया है। बच्चा बोला आंसर तो 0 आना चाहिए, 0 तो हुआ नहीं है, ये 0 होगा, कैसे होगा? जल्दी, ये तो कॉमन सेंस कहती है कि 0 करने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए तभी 0 हो जाएगा। ये बराबर देख कैसे है बेटे? ये ऐसे बराबर है। तू ध्यान से देख, जब ये करंट यहाँ से चला था और ये 2 में बटा था, जब करंट चला और ये 2 में बटा, कैसे बटा? ये मैं इसका एक ना यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, छोटे से वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर ले लेता हूँ, यूनिट लेंथ का। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की L1 है, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू होगी L1R, और जो ये है ना बेटे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसकी लेंथ L2 है, रेजिस्टेंस R है, तो इसकी वैल्यू हो गई L2R, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। भाई वायर था, वायर की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल लेट कर लिया, तो ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? सर L1 लेंथ है, बोलिए इसका रेजिस्टेंस L1R। ये लेंथ कितनी है? L2, रेजिस्टेंस L2R। अब जब ये करंट बटा था तो ऊपर वाले में x गया है, नीचे वाले में y गया है। अब ध्यान से देखा है, दोनों पैरेलल थे? हाँ सर पैरेलल थे। अगर सब पैरेलल थे, क्या पोटेंशियल सेम होगा? यस। और पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है? करंट टू रेजिस्टेंस। तो बोलिए इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? तो इसके अंदर होगा x1L into R, xL1R, और इसके अंदर कितना होगा? yL2R। ये क्यों हुआ है? पैरेलल है, R से R गया। क्या x1 की वैल्यू साहब yL2 के बराबर थी? यस, बराबर थी। क्या ये आंसर 0 हो गया? खत्म। हाँ तो बोल यार, आया नहीं आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जनरलाइज, ये तो था रेशियो का कंसेप्ट आता है तो ऐसे बात करो। अगर जनरलाइज आ गया तो फिर ये प्रोसेस है इसका। ठीक है बेटे, रोक स्क्रीन को नोट कर ले लिया बेटे। तो ये था, तो इतने वैसे न्यूमेरिकल। चलो एक और करो बेटे, एक न्यूमेरिकल और कर लो, एक न्यूमेरिकल और करो। अरे बेटे इसकी डायरेक्शन चेंज करना है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो तुरंत चिल्ला के कहते कि सर ये डायरेक्शन इनवर्ट होगी, आउटवर्ड दिखा रखी है, गलत होगी बेटे। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा, अपना आंसर तो 0 आना था साहब। ठीक है, इसको चेंज कर दो, ये इनवर्ट है और ये आउटवर्ड है। ये तो अच्छा हुआ मेजर पड़ गई, तो मौसम बदल जाता है इसका। b1 किधर है बेटे? इनवर्ट है, और b2 किधर है? आउटवर्ड है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख।
क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट द एमएफआई एट द सेंटर। ये आपको एक आर्क गिवन है और सेंटर के ऊपर एमएफआई करा था, लेकिन आर्क कुछ ऐसे दे रखा है, मतलब वायर ये था बेटे, करंट यहां से जाता है आई, इसमें आकर के वापस, और ये ठीक है, ये है ए बी, या चलो इसकी नेमिंग मत करो, ए बी सी, इनका नाम वो डाल देते हैं। तो ये एंगल मुझे गिवन कर रखा है अल्फा, और ये इसका जो रेडियस है बेटे ये मुझे दे रखा है स्मॉल ए, और इसका रेडियस मुझे दे रखा है स्मॉल बी। कहता है सेंटर के ऊपर एमएफआई कैलकुलेट करो। वो सही बात है। तो तू ध्यान से देख बेटा, मैं अपने इसको वायर को अपने हिसाब से तोड़ देता हूँ। ये एक वायर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार हो गए। बारीकी से देख, जो फील्ड ड्यू टू दूसरा वायर है और ड्यू टू चौथा वायर है ये जीरो है। पहला दूसरा और चौथा वायर फील्ड जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर आप एमएफआई पूछ रहे हो वो पहले की वजह से और चौथे की वजह से एक्सिस के ऊपर है, ये ऑन द एक्सिस आ रहा है। खत्म हो गया सब, ठीक है। अब आ जा B3 की वजह से सर ये लेंथ वो आर्क है और इस पॉइंट पर जाता है। अल्फा के टर्म्स वाला रिजल्ट उठाओ, अल्फा के टर्म्स वाला ये रहा, ठीक है। तो कितना आंसर होगा? म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन में 4 पाई दूरी कितनी दे रखी है B, और डायरेक्शन किधर आती है? इनवर्ड आती है बेटे। डायरेक्शन ना एक बार नजर मार लिया करो, अब मैं भी चेक करूंगा, इनवर्ड है, ठीक है ना। B1 पहला वायर सर पहले की वजह से देखता हूं तो आउटवर्ड है ये, ठीक है। और आंसर कितना होगा? म्यू नॉट आई करंट है, अल्फा एंगल है, डिवाइड बाय 4 पाई दूरी है A, ये आउटवर्ड है। बोल बात समझ में आती है, ठीक है बेटे। अब बड़े से छोटा घटाते हैं तो बोल बी नेट कितना हो गया? बी नेट तो बेटे बी ज्यादा है तो ये वैल्यू कम बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन में 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ये बड़ा है तो नेट फील्ड आगे आउटवर्ड है। अरे हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ में आई है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे बेटे, ठीक है। कॉम्बिनेशन के ऊपर हो गए सर्कुलर रिंग और लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट किए, रिंग का भी और स्ट्रेट वायर का भी। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे लॉरेंज फोर्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।